हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंद्रजीत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जीएस की 500 प्रश्नों की श्रृंखला। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कॉर्पेट का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम का आयोजन किया गया है इसका, विशाखापट्टनम। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? ऑप्शन है मत्स्य 6000, जाल 200, थर्ड समुंदर 500, डी बंगाल 1000। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? मत्स्य 6000। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किसने किया है? ऑप्शन है ए पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, ऑप्शन 2 है पारुपल्ली कश्यप और साई प्रणीत, तीसरा ऑप्शन है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, और डी ऑप्शन है प्रियांशु राजावत और चेतन आनंद। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा? सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी। ठीक है ना? अभी हाल ही में इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2024 का। खेल रत्न पुरस्कार 2024 का। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? ऑप्शन ए है कैटफिश मछली, ऑप्शन बी है डॉल्फिन मछली, ऑप्शन सी है गोल मछली और ऑप्शन डी है कतला मछली। तो किसे गुजरात सरकार ने अपना राज्य मछली घोषित किया है? तो वो है गोल मछली। ठीक, गोल मछली है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन ए है फाल्गुनी नायर, ऑप्शन बी है गोपी गीतानाथ, ऑप्शन सी है तुलसी गौड़ा और ऑप्शन डी है सुधा मूर्ति। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सुधा मूर्ति। ठीक, सुधा मूर्ति को आप लोग जानते होंगे। सुधा मूर्ति वही हैं जिनको अभी राज्यसभा में मनोनीत किया गया ना, राज्यसभा सांसद का पद दिया गया ना, राज्यसभा सांसद का पद मिला गया है इनको, राज्यसभा सांसद बनी है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा सांसद के लिए 12 लोगों को मनोनीत करता है, जिसमें से इस बार सुधा मूर्ति भी एक है। सुधा मूर्ति कौन है? ऋषि सुनक की सास, जो इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अभी हाल फिलहाल में वो नहीं है, और इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की पत्नी है। ठीक, 43वां क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है? ऑप्शन ए है शामली, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी मथुरा। तो एनसीआर राजधानी मतलब जो दिल्ली के पास जो सटा हुआ क्षेत्र होता है उनको एनसीआर रीजन में मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो उसमें कौन सा है इसमें? तो इसमें शामली है। शामली के अलावा और कौन कौन से जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हैं? तो कौन कौन से हैं एनसीआर क्षेत्र में? गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर,
गौतम बुद्ध नगर है, और कौन सा है, हापुड़ है, बुलंदशहर, मेरठ और मुजफ्फरनगर। टोटल कितने हैं, और बागपत, टोटल कितने हैं, 8 हैं, ठीक ना। 8 जिले जो हैं, जो दिल्ली से सटे हुए हैं 8 जिले, उनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं वो, ठीक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा लगा, ए, शामली। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। आर्म्ड कांस्टेबली एक्ट, इसका जो होता है ये प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबली, ये इसको बोलते हैं PAC, ठीक ना, प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी, ठीक ना, प्रादेशिक आर्म कांस्टेबली। तो ऑप्शन दिया है 1948, ऑप्शन बी दिया है 1950, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1945। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1948, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक। यहाँ पे संस्थाएं दी हुई है और उसके स्थापना वर्ष दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखते हैं, भारत खंडे संगीत संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाटक अकादमी, ये जो है चारों जो है संस्थाएं ये कहाँ है, लखनऊ में, ठीक। ये चारों संस्थाएं कहाँ हैं, ये चारों संस्थाएं लखनऊ में है, ठीक। अब हम इसका मिलान करते हैं। भारत खंडे संस्कृत जो है ये कब का है, 1962, ठीक। राज्य ललित कला अकादमी ये 1900 नहीं, भारत खंडे जो है यह 1926 है, और राज्य कला ललित कला अकादमी जो है वो 1962 है, और ऑप्शन सी, ये सी में जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये 1963 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी ये 1975 में, यानी कि चारों का चारों ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है ना, सीधे सीधे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ए सही होगा, ठीक। आगे चलते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन डी 9। तो कितने महाजनपद है, तो 8 महाजनपद है, ठीक। टोटल कितने जनपद है, 8 महाजनपद है। कौन कौन से हैं, तो आपका काशी हो गया, काशी है, काशी, फिर उसके बाद पांचाल, फिर वत्स, सूरसेन, कौशल, कुरु, मल, चेदी, ठीक। कितने हो गए, 8 हो गए ना, 8 हो गए। काशी, वत्स, मल, फिर कौशल, पांचाल, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, पांचाल। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आपका आता है एक चेदी, जो बुंदेलखंड में क्षेत्र में पड़ता है, और एक कुरु आता है, कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ जो मेरठ में होती है। 2 2 4 2 6 एक साथ, और एक कौन सा बच गया है, तो पांचाल, कुरु, चेदी, मल हो गया है, वत्स हो गया ना, मल, कौशल, पांचाल, चेदी, कुरु, काशी, और एक जो बचा हुआ है वो कौन है, सूरसेन, ठीक ना, सूरसेन, मथुरा वाला रीजन, सूरसेन मथुरा वाला रीजन, पांचाल जो है अक्षत्र और काम्पिल्य वाला रीजन, ठीक ना, बरेली वाला रीजन है, कौशल श्रावस्ती वाला, मल जो है कुशीनगर, वत्स कौशल, वत्स का कहाँ है, कौशाम्बी ना, वत्स का कौशाम्बी, और एक काशी, ठीक। अच्छा, इसका विवरण हमें मिलता कहाँ से, तो जैन धर्म का जो भागवती सूत्र है, ठीक, जैन धर्म का भागवती सूत्र से, भागवती सूत्र, और बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी डी 8 महाजनपद है। चलते हैं 47वें क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन ए है सारिया, ऑप्शन बी है बैगा, ऑप्शन सी है परिहा,
और ऑप्शन डी है थारू। तो कौन सी जनजाति है? तो थारू जनजाति है। ठीक, थारू जनजाति पाई कहाँ जाती है? तो ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है ना, जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं यूपी के, उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, इन्हीं क्षेत्रों में थारू जनजाति पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं यूपी में? सबसे ज़्यादा तो है लखीमपुर खीरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो कवित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म किस शहर में हुआ था? आजमगढ़, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। ठीक, फर्रुखाबाद में महोत्सव मनाते हैं ना, कांपिल्य महोत्सव, कांपिल्य महोत्सव मनाते हैं ना। यह किससे रिलेटेड है? यह जैन धर्म से ना, जैन धर्म से संबंधित। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है तो किसके अंतर्गत? तो गृह मंत्रालय। ठीक, गृह मंत्रालय के तहत पुलिस पदक दिया जाता है। जो पुलिस होती है ये जो आती है वो गृह मंत्रालय के तहत ही आती है। ठीक है ना, गृह मंत्रालय। अब जैसे कि अगर यह केंद्र में हो, ठीक, तो यह केंद्र के गृह मंत्रालय में, अगर राज्य हो तो राज्य के गृह मंत्रालय के। अगर दिल्ली पुलिस की बात किया जाए, जो दिल्ली पुलिस होती है, दिल्ली पुलिस केंद्र के गृह मंत्रालय के अंदर में आती है। ठीक ना, केंद्र के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत और कौन कौन सी फोर्सेज आती है? तो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी और असम राइफल जो होता है ना, असम राइफल, ये सारे जो है किसके तहत आती है? ये सारे जो होते हैं ये गृह मंत्रालय के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक, बस केवल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को छोड़ करके, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसके अंतर्गत आते हैं? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। बकिया जो होता है पुलिस जो होती है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जैसे कि यूपी के पुलिस के मतलब पुलिस मंत्रालय मतलब पुलिस किसके अधीन आती है? तो गृह मंत्रालय इस समय किसके पास है? योगी आदित्यनाथ जी के पास ना, योगी आदित्यनाथ जी के पास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बोबिली वीणा कर्नाटका शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। सेकंड दिया है, बोबिली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए दिया है, पहला सही है और दूसरा सही है। ऑप्शन बी दिया है, पहला सही है और दूसरा गलत है। ऑप्शन सी, पहला गलत और दूसरा सही। ऑप्शन डी, पहला गलत और दूसरा गलत। तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, दोनों ही सही है। ठीक है ना, ये लकड़ी का टुकड़े से बना हुआ यंत्र है और यह जो है बृहद खिंचाव के बाद तंतु वाद्य यंत्र है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा दिया है, ए दिया है कयात, दूसरा दिया है बी दिया है नायरा, सी दिया है रियाल और डी दिया है क्रोन। ठीक, तो इसमें म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात है। ठीक, नायरा किसकी मुद्रा है? नाइजीरिया की, नाइजीरिया की मुद्रा है। ठीक, क्रोन जो है नॉर्वे की, यूरोप का देश है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। रियाल जो है किसकी है? रियाल सऊदी की, सऊदी अरब की, सऊदी अरब की क्या है? रियाल है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा? क्यात। ठीक है ना, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? ऑप्शन दिया है सानिया मिर्जा, ए, बी दिया है पीवी सिंधु, सी दिया है साइना नेहवाल और डी दिया है कड़म मल्लेश्वरी। ठीक, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। पीवी सिंधु किससे है? ये भी टेबल टेनिस से है। कड़म मल्लेश्वरी ये
रणमल स्टोरी है जिम्नास्ट, ये भी है किसी चीज़ से। साइना नेहवाल बैडमिंटन संबंधित ना, यही बैडमिंटन साइना नेहवाल की है, जो प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा जो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारंपरिक नृत्य रूप गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है? तो गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है? ए दिया पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। तो गोटी पुआ का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्था कहाँ स्थित है? तो भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी गुलमर्ग, ऑप्शन सी मनाली, ऑप्शन डी उत्तरकाशी। ठीक, तो यह कहाँ पे है? गुलमर्ग में। ठीक, गुलमर्ग कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है ना। उत्तरकाशी ये तो पड़ता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? ये दोनों पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल और सेवा का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है? तो आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों का ठीक स्वामित्व रहता है, व्यापारियों का स्वामित्व होता है। तैतृय अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी दिया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी राज्य अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? निजी, व्यापारी वाला स्वामित्व। ठीक है ना, निजी, प्राइवेट, जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट संस्थाएं। ठीक ना, प्राइवेट संस्थाओं से ज़्यादातर व्यापार होता है, उन्हीं को बोलते हैं ना। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जहाँ पर सम्मिलित रूप से पूंजीवाद का भी रूप हो और समाजवाद का भी। ठीक, जैसे कुछ सरकार के अधीन भी हो, जैसे कि हमारी बैंकें जो हैं अधिकतम वो सरकार के अधीन है। सरकारी संस्थाएं बहुत सी है जो वो किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। ठीक, और बहुत सी चीज़ें हैं जो प्राइवेट प्लेयर के पास भी है, जैसे कि आप चले जाइए तो नेटवर्किंग में हम लोग के पास जो सिम है BSNL है, सरकारी है, लेकिन उसी में जो है प्राइवेट भी है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब क्या है? समाजवादी है। ठीक है ना, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ की है? तो यूरोप की और अमेरिका की ये क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक, साम्यवादी अर्थव्यवस्था ये चीन में और कहाँ पे है? रसिया में। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा लगा सही? बी वाला ऑप्शन सही होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, यहाँ पे सब क्या होते हैं? निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ठीक, सरकार का उसमें योगदान नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। GST की अधिकतम दर कितनी है? ऑप्शन ए दिया है 18%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 28%। तो सबसे अधिकतम कितना है? 28% है। ठीक है ना। GST कब आया था? 2016 में, 2016 या 17 में आया था ना, 1 जुलाई 2016 में आया था। और संविधान का 101वां संशोधन है ना, 101वां संशोधन। अच्छा, GST के अंतर्गत कितनी दरें आती हैं? तो कितनी दरें आती हैं? 5 दरें आती हैं। ठीक है ना, 0%, 5%, 8%, 0%, 5, और फिर उसके बाद 12 है, फिर 18 है, और फिर 28, 5 स्लैब आते हैं ना। तो सबसे अधिकतम कौन सा है? 28%। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन है, आखिर में कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 तरफ से घिरा हुआ है? ठीक, उत्तराखंड, बी दिया है त्रिपुरा, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? त्रिपुरा होगा। ठीक है ना। यह बांग्लादेश से जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है। हरियाणा की तो कोई सीमा ही नहीं लगती है किसी अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, उत्तराखंड का किससे लगता है? नेपाल से लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? एक ही राज्य में। ठीक है ना। ए ऑप्शन दिया है अजंता, बी अरावली, सी सह्याद्री, डी सतपुड़ा। तो कौन सा होगा?
ए, अजंता। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा नाम सुना होगा ना। तो अजंता कहाँ पे है? पर्वत श्रेणी, ये महाराष्ट्र में। अरावली, अरावली मध्य प्रदेश, कुछ भाग मध्य प्रदेश में है और राजस्थान और दिल्ली में भी है, ठीक है ना। जैसे लोग बोलते हैं ना कि रायसीना हिल्स, दिल्ली का राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना हिल्स में स्थित है, ठीक है ना। रायसीना हिल्स किसका पार्ट है? अरावली का ही पार्ट है। सतपुड़ा, सतपुड़ा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। सह्याद्री, सह्याद्री यही क्या है? सह्याद्री किसी को बोलते हैं? सह्याद्री जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट जो होता है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? कौन से राज्यों में पूर्वी घाट फैली हुई है? तो महाराष्ट्र है, कुछ भाग गुजरात में भी है, गोवा है, कर्नाटका है, ठीक। तो जो पश्चिम में जो मतलब पूर्वी घाट नहीं, पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट बोलते हैं ना, पश्चिमी घाट, ठीक है ना। ये जो श्रेणी है उसी को क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। पूर्वी घाट जो होता है वो आंध्र प्रदेश के पैरेलल आती है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, ठीक। इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, ठीक है ना। अजंता केवल क्या है? महाराष्ट्र में ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानते हैं? तो किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानते हैं? ऑप्शन ए दिया है सुमात्रा, ठीक। ऑप्शन बी दिया है क्यूबा, ऑप्शन सी दिया है जावा, ऑप्शन डी दिया है मिंडानुआ, ठीक। मिंडानुआ, मिंडानुआ, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सही डी होगा, ठीक ना। मिंडानुआ ये किसका पार्ट है? तो यो फिलीपींस का पार्ट है, ठीक ना। फिलीपींस, ये फिलीपींस का पार्ट है मिंडानुआ, ठीक। क्यूबा कहाँ पड़ता है? ये उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे जो होता है, कैरेबियन, जो कैरेबियन देश हैं उनके पास पाया जाता है, ठीक है ना क्यूबा। सुमात्रा, सुमात्रा यह किसका? ये जो है इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक। और जावा भी उसी का एक आइलैंड है, ठीक ना, इंडोनेशिया का ही पार्ट्स है। इंडोनेशिया में कम से कम 150 द्वीपों से भी ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं। द्वीपों का सबसे बड़ा समूह जो है इंडोनेशिया के पास ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक, ए दिया है पिग्मी, बी दिया है अंगामी और सी दिया है एनु और डी दिया है खिरगिज। तो ये जो है पिग्मी, अंगामी और एनु और खिरगिज ये सब क्या है? ये जनजातियां हैं, ठीक है ना, जनजातियां हैं इन देश की, ठीक। तो पिग्मी कहाँ की है? कॉन्गो बेसिन की है, सही है। अंगामी किसकी है? नागालैंड की, ये भी सही है। एनु किसकी है? जापान की, ये भी सही है। खिरगिज, खिरगिज सूडान की नहीं है, ठीक। खिरगिज सूडान में है ही नहीं। ये कहाँ पे है? यह मध्य एशिया का है, ठीक है ना, मध्य एशिया में पाए जाते हैं। ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में, ठीक। मध्य एशिया में कौन कौन से जाते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक। ये सब क्या है? मध्य एशिया के पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो खिरगिज कहाँ पाए जाते हैं? ये जनजातियाँ पाई जाती हैं मध्य एशिया में, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थंकर थे? ठीक, ऑप्शन ए दिया है प्रथम, बी दिया है द्वितीय, सी दिया है 23वें, डी दिया है 24वें। तो हमें पता है कि पार्श्वनाथ जो है वो हम महावीर स्वामी से पहले, ठीक है ना, महावीर स्वामी से पहले यानी कि 23वें। महावीर स्वामी कौन से? 24वें। और प्रथम कौन है? ऋषभदेव, ठीक। और द्वितीय कौन है? अजीतनाथ। दूसरे कौन है? अजीतनाथ। पहले कौन है? ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन है? महावीर स्वामी, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला सी होगा? ऑप्शन सी 23वें पार्श्वनाथ। 63वां दिया है, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए दिया है औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो किसने किया है? शाहजहां, ठीक ना। शाहजहां ने और कौन कौन से बड़े इमारतें बनवाई हैं? तो जिसमें पहले आता है ताजमहल का,
और दूसरा जो है सबसे बड़ा वो आता है लाल किला का। ठीक, चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी वर्ष 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने 1922 का असहयोग आंदोलन? तो वो था चौरी चौरा घटना के कारण। ठीक है ना, गोरखपुर में एक पुलिस चौकी को जला दिया था, इसलिए गांधी जी ने इसको क्या किया था, वापस ले लिया था। ठीक, काकोरी ट्रेन ये कब हुआ था? ये था 1924 में हुआ था। जलियांवाला बाग 1919 में, और सेंट्रल असेंबली ब्लास्ट जो है ये कब हुआ था? 1928 में हुआ था शायद। हाँ, 1928 नहीं, 1929 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक, सेंट्रल असेंबली बम ब्लास्ट 1929 में। काकोरी षड्यंत्र ये हुआ था 1923 में हुआ था या 24 में हुआ था, करेक्ट कर लीजिएगा अपना देखकर। ठीक, चौरी घटना गोरखपुर में हुआ था। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्र आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? तो लाल बाल पाल कौन थे? लाल का मतलब था लाला लाजपत राय। बाल का मतलब था बाल गंगाधर तिलक। और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें से कौन थे? तो लाला लाजपत राय। ठीक, ऑप्शन बी। चित्तरंजन दास देश बंधु। ठीक ना, इनको देश बंधु कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी? तो कौन सा अधिनियम है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1892, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो कौन सा है? माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड तो 1919। ठीक, 1909 को क्या बोलते हैं? मार्लेमेंटो सुधार। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? ये तो सबको पता है। ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग 4। तो ऑप्शन सी। ठीक है ना, मूल अधिकार किस में है? तो भाग 3 में है। एक में क्या है? राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है। दूसरे में क्या है? नागरिकता। और चौथे में क्या है? डीपीएसपी, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, और ऑप्शन मतलब भाग 4 में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है ना, 44वें संविधान संशोधन 1978 में लागू किया गया था। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। नहीं, 1976 में ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी दिया है 17, ऑप्शन सी दिया है 25 और ऑप्शन डी दिया है 34। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 33 + 1। ठीक, 33 न्यायाधीश होते हैं और एक जो होता है वो सीजेआई होता है ना, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर का मतलब होता है संविधान के बाहर। ठीक है ना,
संविधान के बाद या बाहर, ठीक है ना, उससे बाहर। तो ऑप्शन ए दिया है नीति आयोग, ऑप्शन बी दिया है वित्त आयोग, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग और ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। ठीक, तो निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कौन सा होता है? 324। संघ लोक सेवा का 315 से कितना है? 323 तक। ठीक, वित्त आयोग का 280। और ये क्या है? ये संविधान, मतलब संविधान में इसका वर्णन कहीं में नहीं दिया गया है, ठीक है ना। नीति आयोग का, नीति आयोग आया कब था? 2015 में, 1 जनवरी 2015 में आया था, ठीक ना। नीति आयोग किसके जगह पे? योजना आयोग का नाम बदल करके। योजना आयोग कहाँ से लिया गया है? योजना आयोग का नाम बदल करके, ठीक ना। योजना आयोग जिसके तहत पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जाती थी। पंचवर्षीय योजनाएं किसकी देन है? या रूस से लिया गया। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? बी, ठीक ना। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी जो है ये तीनों जो है संवैधानिक निकाय है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो जीएसटी, ऑप्शन ए दिया है केंद्रीय वित्त मंत्री, बी दिया है केंद्रीय वित्त सचिव, सी दिया है कैबिनेट सचिव और डी दिया है भारत के प्रधानमंत्री। तो कौन होता है इसका परिषद का अध्यक्ष? जो वर्तमान टाइम में वित्त मंत्री होता है वही क्या होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। जैसे कि नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वैसे जीएसटी के परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हों वही इनके अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? प्रोटेम स्पीकर, ठीक है ना। अभी जो है प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? भर्तहरि महताब ना, भर्तहरि महताब, ये उड़ीसा के हैं। ये प्रोटेम स्पीकर इन्हीं को बनाया गया था। तो कौन बनाता है इनको? ठीक, राष्ट्रपति। ठीक, ये बनते क्यों हैं? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जो, उनको क्या शपथ दिलाने के लिए, शपथ दिलाने के लिए, शपथ दिलाने के लिए ये क्या होते हैं? ये बनते हैं। ठीक, तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 6.5 और ऑप्शन डी है 5.8। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक, 7.4 है तो इसका मतलब ये क्या है? यह क्षारीय है। ठीक, तो रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है, बेस होता है, ठीक ना। एसिड कब होता है? जब 7 से पीएच मान कम होता हो, एसिड होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए दिया है ग्रेविमीटर, बी दिया है एनीमोमीटर, सी दिया है रिएक्टर स्केल और डी दिया है डाप सेंसर। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल से। ऑप्शन सी सही होगा, रिएक्टर स्केल। ठीक, एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? वायु की गति ना। ठीक, दाब सेंसर से दाब का पता लगाया जाता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण होते हैं जैसे कि हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर, इससे क्या आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर वायु दाब मापा जाता है। ठीक, ओडोमीटर आता है। ओडोमीटर से क्या नापते हैं? ओडोमीटर से हम नापते हैं वाहनों द्वारा चली गई दूरी। स्पीडोमीटर द्वारा वाहनों की स्पीड को नापते हैं। ठीक, ऐसे ही आता है डॉप्सन आता है, डॉप्सन, इसे क्या नापते हैं? तो ओजोन की जो लेयर होती है, ठीक है ना, उसका मापन जो किससे करते हैं? डॉप्सन से करते हैं। ठीक, और इसमें दिया हुआ है
ग्रेविमीटर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देता हूँ इसके बारे में भी। ग्रेविमीटर से जल की सतह पर जो तेल की उपस्थिति होती है, जैसे कि कोई जल है, उसके ऊपर जो है तेल की जो लेयर होती है उसकी उपस्थिति को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि समुद्रों में जहाज द्वारा कभी कभी तेल का स्पिल हो जाता है, तेल ऊपर आकर के बहने लगता है, ठीक ना, तो उसको मापने के लिए क्या करते हैं, ग्रेविमीटर का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए दिया है कुष्ठ, ऑप्शन बी दिया है इबोला, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी जलांतक रेबीज। जलांतक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिया ना, हाइड्रोफोबिया। जब कुत्ता काटता है तो कौन सी बीमारी होती है? रेबीज होती है ना, तो रेबीज तो हाइड्रोफोबिया होता है ना, पानी से डर लगता है। तो इसमें जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो यह कौन सा है? कुष्ठ रोग, जिसमें शरीर जो है सफ़ेद पड़ने लगता है, चेहरा सफ़ेद होने लगता है। और ये जो इसमें देखो इबोला और जो ये दोनों दिया हुआ है, इबोला और रेबीज, ठीक, ये दोनों क्या है? वायरस से होने वाली है, ठीक ना, वायरस जनित रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ। और कौन सा होता है? मम्प्स होता है ना, गलसुआ जिसको बोलते हैं, ये भी क्या है? प्रोटोजोआ होता है ना। फिर उसके बाद एक पैरों में होती है, ये वो फंगस से होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी सीएनजी, ऑप्शन डी एलपीजी। तो बायोगैस का घटक कौन है? मीथेन है, ठीक। बायोगैस में कौन कौन सी आती है? CO2 आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक, हाइड्रोसल्फाइड आती है, ठीक ना। और कौन सा आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड आती है, ओजोन तो नहीं आती है, बट और एक कौन सा आता है? अमोनिया, ठीक है, NH3। ये जो है कि क्या है? बायोगैस के प्रमुख घटक है, ठीक ना। तो यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है, ठीक। आशा करते हैं आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक। तो यदि आप लोगों को ये सेशन मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। धन्यवाद।